तालियों की गूंज के साथ हम प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे जी। सभी सम्मानीय अतिथि अपना स्थान ग्रहण करेंगे अभी। भाई और बहनों, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से विनती करता हूं कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। सभी अतिथिगण अपना स्थान फिर से ग्रहण करेंगे और महाराष्ट्र के आदरणीय मंत्री महोदय श्री चंद्रकांत पाटिल जी अपना स्वागत पर प्रास्ताविक भाषण करेंगे। मैं उनसे विनती करता हूं। आज पूरे भारतवर्ष में सारे देशवासी एक गौरवशाली क्षण अनुभव कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के नजदीक अरबी समुद्र में होने वाला पूरे दुनिया में प्रसिद्ध ऐसा शिव छत्रपति स्मारक का आज जल पूजन भूमि पूजन माननीय पंतप्रधान महोदय जी के हाथों से हुआ है। उस जल पूजन भूमि पूजन कार्यक्रम मेट्रो 2, मेट्रो 4, कलानगर बांद्रे पूर्व उड्डाण पुल, मुंबई पारबंदर प्रकल्प, कुर्ला वाकोला उड्डाण पुल, मुंबई शहर वाहतूक प्रकल्प, ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रमों का आज भूमि पूजन माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हो रहा है। उस निमित्त व्यासपीठ पर उपस्थित पूरी दुनिया में जिनका नाम हुआ है और भारत को जगत गुरु का स्थान निर्माण करने के लिए हर क्षण प्रयत्नरत देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी, सपने में भी सोते हुए भी दिया हुआ शब्द व्यवहार में लाने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी, व्यासपीठ पर उपस्थित सारे महानुभाव और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते ही जिनके शरीर पर रोमांच उठता है, ऐसे पूरे महाराष्ट्र से आए हुए शिवप्रेमी बंधू और बहनों, आज आपल्या सगळ्यांचा मोठा आनंदाचा प्रसंग आहे। आपण सगळेजण आपल्या आयुष्यामध्ये हा प्रसंग लक्षात ठेवू की आपण अशा एका प्रसंगाला साक्षी आहोत। अरबी समुद्रातलं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक आपल्या सगळ्यांचा आनंदाचा आणि अभिमानाचा विषय आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज एक असे राजे होऊन गेले की ज्या राजाने या देशामध्ये आपल्या देशाची परंपरा जागृत ठेवली। आज आपण सगळे जे आहोत, आज आपल्या देशाचं जे अस्तित्व आहे ते माननीय छत्रपती शिवाजी महाराजांमुळे। त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केवळ भूमी पादाक्रांत केली असं नाही, तर समुद्रही पादाक्रांत केला। अरबी समुद्रामध्ये पोर्तुगीजांचं राज्य होतं। अरबी समुद्रामध्ये कुठलाही व्यापार करताना पोर्तुगीजांची परवानगी घ्यावी लागायची, परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अरबी समुद्रावर आक्रमण करून अरबी समुद्र ताब्यात घेतला आणि पोर्तुगीजांना सुद्धा अनेक प्रकारच्या परवानग्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांची परवानगी घ्यावी लागली। अरबी समुद्रामध्येच इंग्रजांशी झालेल्या युद्धामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय झाला आणि त्यामुळेच अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक व्हावं याला संदर्भ आहे। एक प्रचंड मोठं स्मारक अरबी समुद्रामध्ये व्हायचं आहे।
गेले अनेक वर्ष अनेक राज्यकर्त्यांनी माझी सगळ्यांना विनंती आहे, आपापल्या ठिकाणी शांतपणे बसा. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी. जे छत्रपतींचे मावळे असतील ते जागेवर बसतील. जे छत्रपतींचे मावळे असतील त्यातला एकही जण या ठिकाणी हलणार नाही. जय 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 भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी. सगळे शांतपणे बसतील. चला तुम्ही बसा आपापल्या ठिकाणी शांतपणे, कोणी गडबड करणार नाही. त्यामुळे जमिनीच्या बरोबरीने अरबी समुद्रावर ज्यांनी राज्य केलं त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक अरबी समुद्रामध्ये व्हावं हे आपल्या सगळ्यांचं स्वप्न होतं. आणि त्यामुळे हा स्वप्नपूर्तीचा क्षण आहे. त्या अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भव्य आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचं स्मारक व्हावं असा अनेकांनी निर्णय केला. पण या सरकारमध्ये आल्यापासून प्रत्येक दिवशी या विषयातल्या सगळ्या अडचणी संपवत ज्या 12 प्रकारच्या परवानग्या होत्या त्या परवानग्या पूर्ण केल्या. त्याचा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूर्ण केला. त्याचं टेंडर तयार झालं. याचं टेंडर निघालं. पुढच्या महिन्यामध्ये 13 जानेवारीला याचं टेंडर ओपन होईल, वर्क ऑर्डर निघेल आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य स्मारकाची सुरुवात होईल. 3400 कोटी रुपयाच्या ह्या स्मारकाचा पहिला टप्पा 2300 कोटीचा सुरू होत आहे. आणि आपल्या सगळ्यांचं भाग्य, आपल्या देशाचे पंतप्रधान ज्यांनी या देशाला संपूर्ण जगामध्ये क्रमांक 1चं स्थान मिळावं यासाठी प्रयत्न चालवला आहे. 5000 वर्षापूर्वी जी देशाची स्थिती होती, त्या देशातून सोन्याचा धूर निघायचा, हा देश जगद्गुरू होता, ती पुन्हा एकदा स्थिती ह्या देशाची आणण्यासाठी प्रयत्न करणारे माननीय पंतप्रधान महोदय अशा ऐतिहासिक प्रसंगी आपल्याला जलपूजन भूमिपूजनासाठी मिळाले आहेत. आपण सगळ्यांनी आता ह्या ठिकाणी स्क्रीनवर पाहिलं असेल, ज्या अरबी समुद्रामध्ये हे स्मारक व्हायचं आहे त्या ठिकाणी जलपूजन भूमिपूजनाचा कार्यक्रम सगळे या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. आणि मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या या शिवस्मारकामधून आगामी पिढ्यांना स्फूर्ती मिळणार आहे, प्रेरणा मिळणार आहे. हे नावच असं आहे की जे नाव घेतल्या घेतल्या अंगावर रोमांच उभे राहतात. गेल्या आठवडाभर महाराष्ट्रातला उत्साह आम्ही अनुभवतोय. गावोगावच्या नद्यांचं पाणी, गावोगावच्या गडकिल्ल्यांची माती आणण्यासाठी मोठी लगबग लोकांची सुरू होती. गावोगाव मिरवणुका निघाल्या. असं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव निघालं तर जे स्फुरण चढतं अशा शिवाजी महाराजांचं त्यांचा संपूर्ण 350 वर्षापूर्वीचा इतिहास जिवंत करणारा हा शिवस्मारकाचा भव्य उपक्रम होणार आहे. त्याच्या उद्घाटन प्रसंगी आपल्या सगळ्यांचं व्यासपीठावर उपस्थित सर्वांचं मी स्वागत करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. अब इसके पश्चात मैं आदरणीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु इन्हें अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने की विनती करता हूं. आजचं संपूर्ण राज्यभराचं वातावरण शिवछत्रपतीमय झालेलं आहे. आणि अशा या अत्यंत आनंददायी वातावरणामध्ये आपल्या देशाचे सन्माननीय पंतप्रधानांनी आता जलपूजन करून एक भव्य स्मारक जे उभं राहणार आहे त्याचा शुभारंभ केलाय. आणि अशा आनंदाच्या क्षणी मुंबईकरांसाठी 24 तारखेला लहान मुलं रात्रीची वाट बघतात 24 डिसेंबरला की काहीतरी आपल्याला पदरी एक भेट मिळेल. मला आनंद होतो की आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी आज मुंबईकरांसाठी एक फार मोठी भेट रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी आणून दिलेली आहे आणि त्याच्यासाठी देखील हा एक कार्यक्रम आहे. मला माहिती आहे की अनेक लोकांनी मुंबईचं शांघाय केलं, काही लोकांनी मुंबईचं सिंगापूर केलं, पण मुंबईकरांकडे मात्र बघितलं कोणी नाही. मुंबईकरांची जी जीवन रेखा रेल्वे वो जीवन रेखा लेकिन उसके तरफ किसी ने नहीं देखा अशी तिची हालत होती. त्या रेल्वेमध्ये आज 55,000 कोटी रुपयांचे निर्णय प्रकल्प आज चालू करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम होतोय. त्यामध्ये MUTP 3चा 11,000 कोटीचा प्रकल्प, पनवेल वसई विरार छत्रपती शिवाजी टर्मिनस पनवेल
बँड्रा विरार ह्यासाठी राज्य सरकारच्या सहकार्याने 45,000 कोटी रुपयाचे प्रकल्पावर देखील आता थोड्या वेळी सह्या होतील. मला सांगायला आनंद होतो की या मुंबई शहरामध्ये की ज्या मुंबई शहराने देशाला भरपूर दिलं, या शहरामध्ये दरवर्षी गेल्या 5 वर्षात काँग्रेसच्या काळामध्ये केवळ 750 कोटी रुपये दिले जायचे. आज मला आनंद होतो की गेल्या 2.5 वर्षामध्ये केवळ 4,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक आम्ही मुंबईच्या रेल्वेच्या उपनगरीय प्रवासांसाठी केली. त्याच्या व्यतिरिक्त 7,000 कोटी रुपये एसीडीसी कन्व्हर्जनसाठी केले. याच 2 वर्षाच्या कालावधीत 160 प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवली, 16 फ्रूट ब्रिज झाले आणि 42 नवीन होत आहेत. एस्केलेटर कधी बघितले नव्हते, फक्त एअरपोर्टला बघायला मिळायचे, ते 37 एस्केलेटर झाले आणि 65 एस्केलेटरचं काम सुरू आहे. 54 लिफ्ट या उपनगरीय प्रवाशांसाठी आपण दिल्या. 36 स्टेशनचं सुशोभीकरण झालं. आणि आज मला सांगायला आनंद होतो की राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही ठरवले की इकडच्या सर्व उपनगरीय रेल्वेच्या स्थानकांचा पुनर्विकास देखील आम्ही करणार आहोत. त्याचबरोबर मुंबई ठाण्यासारख्या अनेक ठिकाणी निम्न दर्जाच्या रेल्वेच्या सुखसोयी दिल्या जातील आणि या सर्व सुखसोयींचा शुभारंभ आज आता सन्माननीय पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत होणार आहे. त्याचबरोबर मला सांगायला आनंद होतो की केवळ मुंबईसाठीच नाही तर जी पंतप्रधानांची कल्पना आहे कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम, की ज्यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारने टीम इंडिया मिळून काम केलं पाहिजे, याच भावनेतून राज्य सरकारने आणि आम्ही एक करार केलाय आणि त्यामधून 22,000 कोटी रुपयांचे प्रकल्प की जे अहमदनगर, बीड, परळी, वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, पुणे, नाशिक, मनमाड, धुळे, इंदोर, बारामती, लोणाड, कोल्हापूर, वैभववाडी, वडासा, गडचिरोली, नागपूर, नागभीड, गडचंदूर, आदिलाबाद असे अनेक प्रकल्प आणि शिवाय वर्धा ते नागपूर जे महात्मा गांधींच्या पासून आपण इथे जोडणार आहोत, या अशा अनेक प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने आणि आम्ही एकत्र येऊन काम करायला सुरुवात केली. मला सांगायला आनंद होतो की या राज्यामध्ये रेल्वेमधून जेवढे पैसे मिळायचे त्यामध्ये गेल्या 2.5 वर्षात पंतप्रधानांनी रेल्वेला जे महत्त्व दिलं त्यामुळे जवळजवळ 3पट जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्राच्या रेल्वे प्रकल्पामध्ये केवळ गेल्या 2.5 वर्षात आपण केली. आज 53,000 कोटी रुपयाचे विविध प्रकल्प महाराष्ट्र राज्यासाठी रेल्वेमार्फत राबवले जात आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त पोर्ट कनेक्टिव्हिटी, कोकणला पश्चिम महाराष्ट्राला जोडण्यासाठीचे प्रकल्प, असे अनेक प्रकल्प गेल्या काही वर्षामध्ये आपण अंमलात आणतो आणि मला खात्री आहे की पुढच्या 3-4 वर्षामध्ये हे सगळे प्रकल्प जेव्हा पूर्णत्वाला जातील तेव्हा निश्चितपणे मुंबईकर आणि महाराष्ट्रामध्ये राहणारी मराठी जनता म्हणेल की रेल्वेमुळे आमच्या जीवनामध्ये एक चांगला बदल झाला आणि त्याची सुरुवात करण्यासाठीचा कार्यक्रम आपले सन्माननीय पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत होतोय. मी तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. पंतप्रधानांनी रेल्वेला जी प्राथमिकता दिली ती आतापर्यंत देशाच्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी पूर्वी दिली नव्हती. रेल्वेमधून विकास होईल, रेल बढे देश बढे या घोषणेमधूनच आपण कार्यक्रम करतोय आणि या रेल बढेचे एक पुढचं पाऊल आजच्या कार्यक्रमात पडणार आहे. मी पुन्हा सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. इसके पश्चात मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से अपने विचार प्रस्तुत करने की विनती करता हूं. श्री नितिन गडकरी. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मंच आणि उपस्थित सर्व बांधवांनो आणि भगिनींनो, आज महाराष्ट्राच्या इतिहासामधला सुवर्णाक्षरांनी लिहून काढावा असा आजचा दिवस आहे. आपल्या महाराष्ट्राचं, आपल्या सगळ्यांचं दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आमचं प्रेरणास्तोत्र आहे. आमच्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये आपल्या मातापितांइतकाच आदर छत्रपतींच्या बद्दल आहे. पण ज्या प्रकाराने आपण सगळेजण शिवभक्त आहोत तितकेच परम शिवभक्त आपले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आहे, या गोष्टीचा देखील मला अभिमान आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास, त्यांची विरासत, त्यांचा आदर्श राज्य याला आपण शिवशाही म्हणतो. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे
ज्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये आपलं राज्य होतं तेव्हा बाळासाहेब आम्हाला नेहमी सांगायचे की महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शावर असणारी शिवशाही स्थापन झाली पाहिजे. आणि मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली देखील भारतामध्ये शिवशाही स्थापन करावी हेच प्रधानमंत्र्यांचं स्वप्न आहे. यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निदारू, श्रीमंत योगी, असं ज्यांचं वर्णन केलेलं आहे त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भव्य स्मारक आपल्या अरबी समुद्रामध्ये व्हावं असं अनेक वर्षापासून सुरू होतं. मी महाराष्ट्राच्या विधानमंडळामध्ये 18 वर्ष होतो. मागच्या 15 वर्षापासून दरवर्षी बजेटमध्ये घोषणा व्हायची, पण स्मारकाच्या कामाला सुरुवात होत नव्हती. परंतु मला आनंद आहे की देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने याचा पाठपुरावा केला आणि आज प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते करोडो रुपये खर्च करून संपूर्ण देशाच्या शिवभक्तांना एक अभिमान, एक प्रेरणा देणारा अशा भव्य स्मारकाचा भूमिपूजन माननीय प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते झालं आणि म्हणूनच हा सुवर्णाक्षराने लिहिणारा दिवस आहे असं मी म्हटलं. मी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्र सरकारला मनापासून धन्यवाद देतो. अतिशय आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे की छत्रपतींचं संपूर्ण जगाला आकर्षण ठरेल असं अरबी समुद्रामध्ये अतिशय भव्य असं स्मारक ज्याचं नियोजन महाराष्ट्र सरकारने केलेलं आहे आणि जानेवारीमध्ये त्याच्या कामाला सुरुवात होते आहे. ही निश्चितपणे शिवभक्तांकरता आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. मी अतिशय मनापासून मुख्यमंत्र्यांना आणि महाराष्ट्र सरकारला धन्यवाद देतो. त्याचबरोबर माननीय नरेंद्र मोदीजींनी हे आव्हान स्वीकारलेलं आहे की 21व्या शतकातलं राजकारण हे पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस अँड डेव्हलपमेंट आहे. आम्हाला देशामध्ये विकासाचं राजकारण करायचं आहे. भारताला समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनवायचं आहे आणि खऱ्या अर्थाने शिवशाही आपल्या देशात आणायची आहे हे संकल्प आणि मिशन ठरवून त्यांनी हा निर्धार केलेला आहे की आपल्या देशाला भय, भूक, आतंक, भ्रष्टाचार, कालाधन या सगळ्यापासून मुक्त करून सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली असा एक हिंदुस्थान निर्माण करायचा आहे. हे स्वप्न माननीय प्रधानमंत्र्यांनी उराशी बाळगलेलं आहे. मला विश्वास आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद, त्यांचा आदर्श, त्यांची शिवशाहीची संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री प्रत्यक्षात उतरवल्याशिवाय राहणार नाही असा दृढ विश्वास देशातल्या सगळ्या शिवभक्तांच्या मनामध्ये आहे आणि हे सांगताना मला अतिशय अभिमान वाटत आहे. आज या ठिकाणी माननीय व्यंकय्या नायडू यांच्या अर्बन डिपार्टमेंट आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने माननीय मोदीजींनी इन्फ्रास्ट्रक्चरला सगळ्यात जास्त प्राथमिकता दिलेली आहे. आता सुरेश प्रभूंनी पण सांगितलेलं आहे की मुंबई बदलत आहेत. रेल्वेचे अनेक प्रकल्प त्यांनी घेतलेले आहेत. रस्त्याच्या प्रकल्पाबद्दल मी वेळ घेणार नाही, परंतु महाराष्ट्रामध्ये 3 लाख कोटी रुपयापेक्षा जास्त रस्ते आम्ही महाराष्ट्रात 5 वर्षात माननीय मोदींच्या नेतृत्वाखाली बांधल्याशिवाय राहणार नाही एवढंच या ठिकाणी मी सांगतो. मला आज विशेष रूपाने मुख्यमंत्र्यांना आणि प्रधानमंत्र्यांना आणि व्यंकय्याजींना धन्यवाद द्यायचा आहे की मुंबईच्या लोकलमधून प्रवास करणं अतिशय कठीण आहे, अडचणीचं आहे, अतिशय त्रासाचं आहे. परंतु हजारो करोड रुपये खर्च करून या मुंबईच्या चाकरमान्यांना, सामान्य लोकांना आपण मेट्रोच्या कार्याची सुरुवात करत आहात. याबद्दल महाराष्ट्राच्या आणि मुंबईच्या जनतेच्या वतीने आणि महाराष्ट्राचा प्रतिनिधी म्हणून मी आपल्याला अतिशय धन्यवाद देतो, आपलं अभिनंदन करतो, आपल्याला शुभेच्छा देतो आणि पुन्हा एकदा प्रधानमंत्र्यांचं, मुख्यमंत्र्यांचं विशेष रूपाने अभिनंदन करून महाराष्ट्रातली जनता
खऱ्या अर्थाने आज कृतार्थ झालेली आहे की आमचे प्रेरणा स्तोत्र छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा खऱ्या अर्थाने गौरव वाढवणारा अशा प्रकारचं भव्य स्मारक याचं भूमिपूजन आपण केलेलं आहे. मी अतिशय आनंदाने अभिमानाने आपल्याला मानाचा मुजरा करतो आणि माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद. भारत माता की. बंधूंनो आणि भगिनींनो, शिवसेना पक्षाचे प्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे यांना मी विनंती करतो की आपले विचार आपणासमोर त्यांनी व्यक्त करावेत. टाळ्यांच्या गजरामध्ये उद्धवजींचं आपण इथे स्वागत करूया. हिंदुस्थानचे पंतप्रधान माननीय मोदीजी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, आज मी इथे शिवरायाला वंदन करायला आलेलो आहे. कारण सुरेशजी तुम्ही सांगितलं ती गोष्ट खरीच आहे की आज 24 डिसेंबर म्हटल्यानंतर जसं नाताळबाबाच्या पोतडीतून एक एक काही गोष्टी निघतात तशी नाताळबाबाची पोतडी एक. पण आज मुंबईकरांसाठी केंद्र सरकारकडनं आणि महाराष्ट्र सरकारकडनं ज्या काही विकासाच्या गोष्टी जाहीर होणार आहेत त्याबद्दल त्यांनाही मी धन्यवाद देतोय. शिवरायाचं स्मारक बांधणं हे येरागाबाळ्याचं काम नाही. कारण शिवराय हे केवळ छत्रपती, केवळ महाराज, केवळ राज्यकर्ते नव्हते, तर ते तमाम हिंदू जनतेचे आणि महाराष्ट्राचं दैवत होते नव्हे आहेत. आणि मला असं वाटतं इतिहासामध्ये एकमेव व्यक्ती हे एकमेव दैवत असं असेल की राजे, छत्रपती, राज्यकर्ते अनेक होतात पण ती इतिहास जमा होतात, काळाच्या उदरामध्ये गडप होऊन जातात. पण छत्रपती शिवाजी महाराज आज सुद्धा असं वाटतं की आज सुद्धा ते आपल्यामध्ये आहेत. आणि छत्रपती शिवाजी महाराज की जय बोलल्यानंतर मुर्दाच काय दगड सुद्धा उठून उभा राहील एवढी ताकद हे एकमेव त्या छत्रपतीच्या नावामध्ये. आणि हे स्मारक केवळ स्मारक असणार नाही. काही वर्षांपूर्वी एक वाद झाला होता की भवानी तलवार, मला वाटतं आपल्या अंतुले साहेब आणणार होते तेव्हा लंडनमधून भवानी तलवार. आपण सगळे लहान होतो तेव्हा. आता भवानी तलवार खरंच ती भवानी तलवार आहे का, ती एकमेव तलवार महाराजांकडे होती का, हा भाग वेगळा, हा प्रश्न विचारायचा नाही. पण प्रश्न हा आहे की ती भवानी तलवार आपल्याला पेलवणार आहे का. ज्या भवानी तलवारीने स्वराज्यावरती चालून येणाऱ्या दुश्मनाची खांडोळी केली त्यातला पराक्रम जो काही आहे तो पराक्रम आपल्याला झेपणार आहे का, आपल्याला पेलवणार आहे काय, मग आपण भवानी तलवार आणण्याच्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. आज मी गेलो होतो ते सगळं बघितलं. ते स्मारक बांधणं म्हणजे देवेंद्रजी खरंच त्या काळामध्ये जसा सिंधुदुर्ग बांधला असेल तसं हे स्मारक बांधण्यासारखं आहे. आणि हे महाराजांचं वैशिष्ट्य. आज आपण 21व्या शतकाकडे चाललोय, आणखीन पुढे जाऊ, त्याच्याही पुढे जाऊ. पण 400 वर्षापूर्वी तंत्रज्ञान कोणतं होतं, आर्किटेक्ट कोण होते, आणि असा एखाद्या खडकावरती सिंधुदुर्ग सारखा बेलाग किल्ला बांधायचा हे काही साध्या सुध्या माणसाचं काम नव्हतं. ते आमच्या दैवतांनी दाखवलं करून. आणि मगाशी देवेंद्रजी मी आपल्याला सांगत होतो त्याच सिंधुदुर्गामध्ये विजयदुर्ग आहे. त्या विजयदुर्गाचं वैशिष्ट्य असं की तेव्हा कोणी शत्रू आरमार घेऊन आला, बोटी घेऊन आला की एका ठराविक अंतरावर आल्यानंतर त्या बोटी फुटत होत्या. अनेकांना वाटायचं इकडे काय भुताटकी आहे की काय, पण अभ्यास केल्यानंतर कळलं की भुताटकी वगैरे नाही, तर त्या किल्ला अशा ठिकाणी बांधला होता की त्या पाण्याखाली बरोबर एक दगडाची भिंत अशी कोणी बांधली असेल किंवा नैसर्गिक असेल कल्पना नाही, पण तिचा आधार घेऊन असा किल्ला बांधला की त्या किल्ल्यापर्यंत शत्रूचा आरमार कधी येऊ शकत नव्हतं. हे त्यावेळेला सगळं तंत्रज्ञान
ही बुद्धिमत्ता आपल्याला शिवरायाने दिलेली आहे. आणि जसे आज आपण स्मारक उभं करतो आहोत, तशीच मी आज माननीय पंतप्रधानांना विनंती करतोय की मोदीजी, एक ही काम आप करिए कृपा कर. आमच्या महाराजांचे गड किल्ले जे दिल्लीच्या पुरातत्व खात्याच्या वेड्यामध्ये आहेत ते आम्हाला मोकळे करून द्या. कारण किल्ले महाराष्ट्राचे, किल्ले महाराजांचे, आणि तिकडे जरा काही करायचं म्हटलं तर दिल्लीमध्ये जावं लागतं पुरातत्व खात्यामध्ये. द्या ना, आमच्या खात्यामध्ये द्या. आमचं सरकार आहे, मजबूत आहे, देवेंद्रजी बसलेत, आम्ही सोबत आहोत, करतो, चांगली त्याची निगा राखतो. आणखीन एक गोष्ट अशी की जसं आज आपण मुंबईकरांसाठी या रेल्वेच्या आणि आणखीन काही घोषणा करतो आहोत, तसंच मुंबईकरांसाठी 2 जी स्वप्न आम्ही बघितलेली आहेत ते म्हणजे एक सागरी महामार्ग, कोस्टल रोड. प्रभूसाहेब, तो कोस्टल रोड झाल्यानंतर थेट गोराईपासून नरिमन पॉईंटपर्यंत तिथून जे आमचे नागरिक निघतील ते सरळ तिथे जातील. त्याला मुंबईच्या ट्रॅफिक जाममध्ये अडकायची आवश्यकताच लागणार नाही. आहे अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. मला वाटतं पर्यावरण खात्याची मंजुरी बाकी आहे. ती मंजुरी सुद्धा लवकर मिळाली तर येत्या 5-7 वर्षामध्ये तोही रस्ता आपण दिमाखामध्ये पूर्ण करू शकतो, एवढा विश्वास मला आपल्या सरकारवर आणि माझ्या महापालिकेवरती आहे. आणि विकासाची कामं होत असताना थकला भागला मुंबईकर त्याला त्याच्या कुटुंबियासमवेत जर कुठे काही विरंगुळ्याचे क्षण पाहिजे असतील तर तशी आपल्याकडे जागा नाही. आणि म्हणून नितीनजी, सुरुवातीला सरकार आलं तेव्हा मी आपल्याला विनंती केली होती की मुंबईचा जो पूर्व किनारा आहे त्या पूर्व किनाऱ्यावरती आपणच, कारण बीपीटी आणि नेव्ही यांच्याकडे ती पूर्ण जागा आहे, जमीन आपल्याकडे ठेवा, काही हरकत नाही, पण मुंबईकरांसाठी मोकळी जागा तिकडे करून द्या. जवळपास 900 एकर जागा जी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट किंवा नेव्हीने वापरलेली नाही, तिकडे मुंबईकरांसाठी एक असं आपण विश्व उभारू की एका बाजूला हे शिवस्मारक होईल, दुसऱ्या बाजूला चांगले म्युझियम्स होतील, चांगलं ओशन पार्क होईल, आणि असे अनेक नररत्न या महाराष्ट्रामध्ये, महाराष्ट्राच्या मातीत जन्माला आले. मग सावरकर असतील, आणखीन चापेकर बंधू, क्रांतिकारक तर किती झाले, त्या सगळ्यांचं एक चांगलं नुसतं स्मारक नाही तर एक संग्रहालय की जेणेकरून जर का कोणी तिकडे गेलं तर त्याच्या डोक्यातले इतर कोणतेही विचार असतील ते बाजूला जाऊन त्या क्रांतिकारकांचे देशप्रेमी विचार त्याच्या मनामध्ये येतील, असं एक चांगली मुंबई आपण तयार करूया. असो, या निमित्ताने खरंच मी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचं अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. आणि शिवस्मारक हे बहुचर्चित होतं, बऱ्याच वर्षांपूर्वी जाहीर झालेलं होतं, पण प्रत्यक्ष करण्याचं मला वाटतं कोणाच्याही मनामध्ये नव्हतं पहिल्या सरकारच्या बाबतीत. आज आपल्या सरकारने भूमिपूजन केलेलं आहे. मी शिवचरणी हीच प्रार्थना करतो की लवकरात लवकर हे केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला प्रेरणादायी ठरेल असं स्मारक अप्रतिम अशा स्वरूपामध्ये साकारलं जावं, याच माझ्या शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र फडणवीस जी से अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने की विनती करता हूं. श्री देवेंद्र फडणवीस. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजा भवानी आणि हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करतो. या ठिकाणी मंचावर उपस्थित आपल्या देशाचे लाडके पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, माननीय राज्यपालजी, शिवसेना पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरेजी, माननीय नितीन गडकरीजी, व्यंकय्या नायडूजी, सुरेश प्रभूजी, या कार्यक्रमामध्ये विशेषत्वाने आमच्यामध्ये उपस्थित असलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज असलेले आदरणीय खासदार उदयनराजे भोसलेजी, त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज असलेले आणि छत्रपती शाहू महाराजांचा विचाराचा वारसा चालवणारे आदरणीय खासदार संभाजीराजे भोसले, सन्माननीय केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलजी, सुभाष भामरेजी, रामदास आठवलेजी, आमचे सहकारी सुभाष देसाईजी, चंद्रकांत दादा पाटीलजी, विनोद तावडेजी, एकनाथ शिंदेजी, प्रकाश मेहताजी, प्रवीण पोटेजी, रणजित पाटीलजी, आमचे अध्यक्ष रावसाहेब पाटील दानवे, या समितीचे अध्यक्ष विनायकराव मेटे, सन्माननीय महापौर आणि या ठिकाणी मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय अतिथीगण, उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, विशेषत्वाने आज या सोहळ्याकरता
महाराष्ट्रातल्या राजघराण्यातील सर्व मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्या सगळ्यांना मी या ठिकाणी नमस्कार करतो. बंधू भगिनींनो, एक अतिशय महत्वाचा योग खऱ्या अर्थानं आजपासनं 352 वर्षापूर्वी याच मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये मालवण जवळ कुर्टे बेटावर महाराजांनी सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या उभारणीसाठी जलपूजन केलं होतं. आणि आज या ठिकाणी महाराजांचे सेवक म्हणून आम्ही महाराजांचं स्मारक तयार करण्याकरता आज माननीय मोदीजींच्या हस्ते या ठिकाणी जलपूजन केलेलं आहे, भूमिपूजन केलं आहे. बंधू भगिनींनो, छत्रपतींचा आशीर्वाद आम्ही मागितला आणि मोदीजींवर विश्वास ठेवून छत्रपतींचा आशीर्वाद तुम्ही सर्वांनी आम्हाला दिला आणि म्हणूनच या ठिकाणी सत्तेवर आम्ही येऊ शकलो. आणि सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही सांगितलं, आम्ही तर छत्रपतींचे सेवक आहोत आणि म्हणून छत्रपतींचं अरबी समुद्रामध्ये एक असं स्मारक की जे स्मारक या देशाला खऱ्या अर्थानं एक नवीन त्या ठिकाणी अस्मिता निर्माण करेल अशा प्रकारचं स्मारक तयार करायचं आम्ही ठरवलं. बंधू भगिनींनो, हे कसं स्मारक आहे जे जगातलं सगळ्यात उंच स्मारक असणार आहे, कारण आमचे राजे हे जगात सगळ्यात उंच होते आणि म्हणून हे स्मारक आहे जगातलं सगळ्यात उंच स्मारक आम्ही करणार आहोत. अरे अमेरिका हा जर स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीने ओळखला जाणार असेल तर माझा भारत देश छत्रपतींच्या या प्रतिमेमुळे ओळखला जाईल. संपूर्ण जग ही प्रतिमा पाहण्याकरता या ठिकाणी येईल. बंधू भगिनींनो, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 12 मावळातल्या 18 पगड जातींना एकत्रित करून सामान्य माणसामध्ये पौरुषाचं निर्माण केलं. त्यांच्यातल्या वीरतेला, शौर्याला आव्हान केलं आणि ते मुठभर मावळे अशा प्रकारे या देशाच्या स्वातंत्र्याकरता मुघलांवर तुटून पडले की या ठिकाणी स्वराज्याची निर्मिती झाली. आज छत्रपतींचे सेवक म्हणून त्यांच्याच या संपूर्ण कार्यप्रणालीप्रमाणे या महाराष्ट्रातला जो सामान्य माणूस आहे, महाराष्ट्रातले जे सर्व समाजाचे लोक आहेत, त्यांना एकत्रित घेऊन पुढे जाण्याचा संकल्प आज या स्मारकाच्या निमित्ताने मी करतोय. काही लोक या ठिकाणी प्रश्न विचारतात की हे स्मारक कशा करता. तारीख इस बात की गवाह है, जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं उन्हें वर्तमान तो होता है लेकिन भविष्य नहीं होता. और इसलिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, ये स्मारक, ये केवल एक पुतला नहीं है, ये एक ऐसी जीवंत वास्तु है जिसमें से हमें शूरता मिलेगी, वीरता मिलेगी, नम्रता मिलेगी, प्रशासन मिलेगा और एक ऐसा उस माध्यम से हमें ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि एक ऐसे महाराष्ट्र की हम निर्मिती करेंगे जो महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का महाराष्ट्र हो. दोस्तों, बंधू भगिनींनो, मी आई तुळजा भवानीला आज एकच साकडं घालतो. अरे मी शिवा तर होऊ शकत नाही, ती माझी अवकात नाही, पण मला किमान जीवा होण्याची संधी आई तुळजा भवानीने द्यावी आणि या ठिकाणी महाराजांचं आणि या महाराष्ट्राचं या ठिकाणी सेवा करण्याची शक्ती आई तुळजा भवानीने मला द्यावी. हीच विनंती आई तुळजा भवानीच्या चरणी मी करतो. आणि इतकं सुंदर भव्य असं स्मारक करत असताना या स्मारकाच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्तीला प्रेरणा मिळेल, प्रत्येक व्यक्तीला जीवनामध्ये काही ना काही करण्याची इच्छा होईल आणि महाराजांच्या जीवनातल्या वेगवेगळ्या गोष्टीतनं आम्हाला देखील प्रशासनाची प्रेरणा मिळेल असा प्रयत्न आम्ही या माध्यमातून करतो. आज या निमित्ताने माननीय मोदी जी, मी आपलं अभिनंदन करतो. 15 साल से सारे तमाम दुनिया के शिव भक्त इस स्मारक की राह देख रहे थे. पिछली सरकार केवल इसके बारे में घोषणा करती थी लेकिन एक भी परमिशन नहीं ला पाई. मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जावड़ेकर जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं. आपने 6 महीनों में सारी परमिशन हमको यहां पर दी और इसलिए यह स्मारक यहां पर हो रहा है. आज इसके साथ साथ हम लोग मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली ट्रांस हार्बर लिंक का भी भूमि पूजन आपके हाथों से कर रहे हैं. देश की सबसे बड़ी लिंक, देशातला सगळ्यात मोठा पाण्यातला पूल हा असेल.
की ज्या पुलाच्या माध्यमातनं मुंबई आणि नवी मुंबई जोडली जाईल. मुंबईतल्या सामान्य माणसाला आज घराचा प्रश्न आहे, पण एवढा मोठा भाग जोडला गेल्यानंतर त्या भागामध्ये जरी तो राहायला गेला तरी अर्ध्या तासामध्ये मुंबईमध्ये नोकरी करता तो येऊ शकेल. अशा प्रकारचं या ट्रान्स हार्बर लिंकचं देशातल्या सगळ्यात मोठ्या या सेतूचं भूमिपूजन माननीय मोदीजींच्या हस्ते होत आहे. त्यासोबत मेट्रोच्या नेटवर्कचं भूमिपूजन या ठिकाणी होता है. मोदी जी, मैं आपको ये यहां पर बताना चाहता हूं कि इस पूरी मुंबई में और मुंबई का जो विस्तारित क्षेत्र है जिसको हम MMRDA कहते हैं, इसमें 200 किलोमीटर मेट्रो का नेटवर्क हम खड़ा कर रहे हैं और उसमें से 130 किलोमीटर के कार्य की शुरुआत हमने की है. और मैं आपको बिल्कुल यहां पर यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में मुंबई के किसी भी भाग से किसी भी भाग में, चाहे वो थाना हो, चाहे वो भिवंडी हो, चाहे वो कल्याण हो, चाहे कोई भी मुंबई का भाग हो, कहीं पर भी जाने के लिए हम एंड टू एंड सॉल्यूशन देंगे. इतना बड़ा मेट्रो का नेटवर्क हम खड़ा कर रहे हैं. हमारी जो सबअर्बन रेलवे है, जो मुंबई की लाइफलाइन है, इस सबअर्बन रेलवे की कैरिंग कैपेसिटी 70 लाख है और 5 वर्षों में जो मेट्रो हम खड़ा करेंगे उसकी कैरिंग कैपेसिटी 90 लाख होगी. यानी मुंबई में पिछले 70 सालों में जितनी कैरिंग कैपेसिटी तैयार हुई उससे ज्यादा 5 वर्षों में हम शुरू करेंगे. लेकिन हमारे सुरेश प्रभु जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस सबअर्बन रेलवे की कैपेसिटी को भी बढ़ाने का निर्णय किया. और आज जो MOU हम कर रहे हैं, MUTP 2 का काम हम शुरू करें, 3 का काम हम शुरू करेंगे और साथ में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर तो पनवेल तक और यहां पर हमारा जो दूसरा चर्च गेट से लेकर विरार तक, ऐसे 2 एलिवेटेड कॉरिडोर हम तैयार करेंगे. और ये सारा करने के बाद मुंबई की रेलवे हो, मेट्रो हो, मोनो हो या बस हो, इन सबको हम एक सिंगल टिकट के ऊपर लाएंगे ताकि किसी भी व्यक्ति को अब अपना खुद का वाहन इस्तेमाल ही न करना पड़े. सारे के सारे लोग पब्लिक ट्रान्सपोर्ट से ही ट्रॅव्हल कर पाए. आणि म्हणून आजच्या या क्षणी मी एवढंच सांगतो, मुंबई करता आजचा दिवस हा सुवर्णाक्षराने लिहिण्याचा दिवस आहे. आम्ही मुंबई ही सामान्य माणसाकरता घडवतो आहे आणि छत्रपतींचा आशीर्वाद मिळाल्यानंतर आज छत्रपतींचा स्मारक या ठिकाणी ज्यावेळेस तयार होत आहे, ते स्मारक एका पूर्ण निश्चित वेळेमध्ये पूर्ण केल्यानंतर मला विश्वास आहे जगाच्या पाठीवर मुंबई पाहण्याकरता जगभरातनं लोक येतील आणि आमच्या शिवरायाला वंदन करतील. तो दिवस आपण सगळे लोक याची देही याची डोळा पाहू. एवढंच या ठिकाणी बोलतो. पुन्हा एकदा माननीय मोदीजींचे आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. जय 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 भवानी. जय 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 भवानी. भारत माता की. भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब मुंबई तथा मुंबई महानगर रीजन के यातायात का इंफ्रास्ट्रक्चर अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का बनाने में केंद्र तथा राज्य की तरफ से जो कड़े प्रयास हो रहे हैं उनके बारे में और उनके वास्तव रूप का दर्शन देने वाली छोटी छोटी फिल्मों के माध्यम से भी आप इसे देख पाएंगे. तो चलते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा शिलान्यास समारोह की श्रृंखला की तरफ. मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि आप मेट्रो 2B का रिमोट कंट्रोल बटन दबाकर शिलान्यास करें. मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से फिर एक बार विनती करता हूं कि मेट्रो 4 का रिमोट कंट्रोल बटन दबाकर आप शिलान्यास करें. मैं प्रधानमंत्री जी से अपना स्थान ग्रहण करने की विनती करता हूं और अब
मेट्रो 2B और मेट्रो 4 की एक छोटी फिल्म आपको दिखाई जाएगी। मुंबई, सपनों का शहर और देश का फाइनेंशियल कैपिटल। करीब 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस मुंबई तथा उपनगर के लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन से और करीब 40 लाख लोग बेस्ट की बस सेवा में प्रतिदिन सफर करते हैं। मुंबई में यातायात के सभी साधन उनकी क्षमता से 2 गुना ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। लोगों की इस समस्या को सुलझाने के लिए मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण MMRDA ने चुनाव किया मेट्रो रेल नेटवर्क का, जो कि मुंबई को एक अत्याधुनिक शहर में बदल देगा। इसी को ध्यान में रखकर MMRDA ने मुंबई में मेट्रो रेल का मास्टर प्लान बनाया, जिसमें से पहली लाइन वर्सोवा से घाटकोपर के बीच 11.40 किलोमीटर अब पूरी तरह कार्यान्वित हो चुकी है और करीब 3 लाख से ज्यादा यात्री रोजाना इसका लाभ लेते हैं। दूसरी लाइन दहीसर से चारकोप होते हुए DN नगर तक लाइन 2A और DN नगर से BKC होते हुए मानखुर्द तक लाइन 2B रहेगी। लाइन 2B की कुल लंबाई 23 किलोमीटर होगी। तीसरी लाइन कुलाबा से अंधेरी के सिब्स तक 33 किलोमीटर भूमिगत होगी। चौथी लाइन में वडाला से लेकर घाटकोपर मुलुंड, ठाणे से होकर कासर वडावली तक 32 किलोमीटर मेट्रो दौड़ेगी। इसके अलावा लाइन 5 ठाणे से भिवंडी कल्याण तक, लाइन 6 स्वामी समर्थ नगर जोगेश्वरी से कांजूर मार्ग और लाइन 7 में दहीसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट होते हुए एयरपोर्ट तक जाएगी। लाइन 7 का विस्तारीकरण करके मीरा भाईंदर तक और चौथी लाइन का विस्तारीकरण करके वडाला से CST स्टेशन के नजदीक GPO तक निर्धारित किया है। आज मुंबई में नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी उपलब्ध है, ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है और मुंबई में ट्रैवल करने के लिए, रोड से ट्रैवल करने के लिए दहीसर से बांद्रा तक आने के लिए करीबन 2 घंटे लगते हैं, जो मेट्रो के कंप्लीट होते ही करीब 30 मिनट के अंदर दहीसर से बांद्रा और दहीसर से DN नगर तक हम पहुंच पाएंगे। यह मेट्रो नेटवर्क महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चर्च गेट, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, BKC, अंतर्राष्ट्रीय तथा डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ साथ कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक स्थानों से जुड़ती है। सभी मेट्रो रेलवे का कार्य पूर्ण होने पर लगभग 200 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार होगा, जिससे 70 लाख से अधिक यात्रियों को रोज इसका लाभ मिलेगा और जो उपनगरीय रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों से अधिक होगा। ये जो पूरा काम है ये हम निर्धारित समय में पूरा कर सकेंगे। इसका एक बड़ा कारण ये है कि इसके लिए जो भी धन सामग्री चाहिए, जो भी फंड्स चाहिए, वो उसकी पूरी व्यवस्था हमने पहले से की हुई है। मुंबई मेट्रो लाइन 2B का अनुमानित खर्चा 10,986 करोड़ है। मेट्रो 4 का अनुमानित खर्चा 14,549 करोड़ रुपए होगा। इन दोनों लाइंस का काम शुरू होने पर करीब 125 किलोमीटर के 5 कार्य प्रगति पथ पर आएंगे। लाइन 3 को छोड़कर सभी मार्ग उन्नत यानी एलिवेटेड होंगे। मेट्रो प्रोजेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: यह सुरक्षित, भरोसे वाला और वातानुकूलित यातायात का साधन। इससे करीब 35% रोड ट्रैफिक कम होने की संभावना है। मेट्रो ट्रेन 90 सेकंड के अंतराल से दौड़ने का प्रावधान है। मेट्रो ट्रेन के औसतन परिचालन की गति 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। 2 मंजिला स्टेशन में पहली मंजिल पर कॉन्कोर्स और दूसरी मंजिल पर प्लेटफॉर्म होंगे। कॉन्कोर्स लेवल पे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम होंगे। दिव्यांगों के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर का प्रावधान होगा। यह मेट्रो नेटवर्क न केवल मुंबई शहर और उपनगरों में पूर्व पश्चिम की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा, बल्कि मुंबई शहर को मीरा भाईंदर, ठाणे, भिवंडी और कल्याण जैसे नगरों से जोड़ने में मदद करेगा। ये जो हमारा मेट्रो का सिस्टम है, जो सबर्बन रेलवे है, जो मोनोरेल है और जो बस सिस्टम है, इन सभी को एकात्मिक रूप से हम जोड़ना चाहते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, ताकि व्यक्ति को एंड टू एंड सॉल्यूशन मिले और साथ ही में इसको सिंगल टिकट पर हम लाना चाहते हैं, ताकि एक कंप्लीट सॉल्यूशन लोगों को यातायात के लिए प्राप्त हो। वेलकम टू द मुंबई मेट्रो। वेलकम टू ड्रीम लाइन ऑफ मुंबई। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि आप MTHL का रिमोट कंट्रोल बटन दबाकर उसका शिलान्यास कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपना स्थान ग्रहण करने की विनती करता हूं मैं, और इसके पश्चात आपको MTHL की फिल्म दिखाई जाएगी।
मुंबई दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक, चहल पहल वाला शहर। इस शहर की भौगोलिक बाधाओं को पार करने के लिए मुंबई से नवी मुंबई में चिरले तक मुंबई पार बंदर प्रकल्प यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण किया जा रहा है, जो मुंबई शहर को मुख्य भूमि से जोड़ेगा। इस प्रकल्प की कीमत कुल मिलाकर लगभग 17,843 करोड़ रुपए है। इस पुल की वजह से पनवेल के पास बन रहे नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जलद गति से यातायात मुमकिन होगा। इसे भविष्य में मुंबई गोवा हाईवे और मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की वजह से मुंबई से पनवेल, पुणे, गोवा यातायात का समय लगभग 1 घंटा कम होगा। इस पुल की वजह से मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच कार्गो का यातायात जलद गति से होगा, जिससे पोर्ट ट्रैफिक के कारण शहर के ट्रैफिक में होने वाली रुकावट भी कम होगी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ये 6 लेन वाला पुल 22 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 16.5 किलोमीटर लंबा पुल समुद्र पे होगा और बाकी 5.5 किलोमीटर पुल जमीन पर होगा। ये देश का सबसे लंबा पुल होगा। ये पुल मुंबई से नवी मुंबई, पुणे, गोवा आने जाने वालों के लिए और मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और रेवस पोर्ट के लिए वरदान साबित होगा। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से प्राप्त कर्जे से ये प्रकल्प पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से वाहनों के ईंधन, परिचालन लागत के साथ साथ समय की भी बचत होगी। सड़कों पर वाहनों की भीड़ और प्रदूषण भी कम होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि आप MUTP 3 का रिमोट कंट्रोल बटन दबाकर शिलान्यास कीजिए। प्रधानमंत्री जी अब अपना स्थान ग्रहण करेंगे और उसके पश्चात MUTP 3 की एक छोटी सी फिल्म आपको दिखाई जाएगी। मुंबई में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से MUTP 3 के अंतर्गत 96 किलोमीटर लंबी डबल उपनगरीय रेल लाइन के निर्माण की योजना है, जिसकी अहम कड़ियां हैं विरार डहाणू रोड के बीच 64 किलोमीटर, पनवेल करजत के बीच 28 किलोमीटर, ऐरोली कलवा के बीच 4 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर तथा पश्चिम एवं मध्य रेल के 22 लोकेशन पर ट्रेसपास कंट्रोल कार्य। इन सभी लाइनों पर नई गाड़ियां चलाने के लिए 564 कोच खरीदे जाएंगे, जिससे 300 से अधिक अतिरिक्त सेवाएं शुरू की जा सकेंगी, जिससे यात्री वहन क्षमता में 15% बढ़ोतरी होगी। इनके फलस्वरूप मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से करजत जाने का एक वैकल्पिक रूट यात्रियों को उपलब्ध होगा, जिससे समय की काफी बचत होगी। डहाणू रोड, बोईसर, चौक इत्यादि क्षेत्र का तेजी से विकास होगा, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे एवं नए आवासीय क्षेत्र विकसित होंगे। नवी मुंबई से कल्याण, कसारा, करजत आने जाने वाले यात्रियों को थाने स्टेशन पर गाड़ी बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सर्वविदित है कि मुंबई का विकास हमेशा रेल के विकास के साथ जुड़ा रहा है। इस दिशा में मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन उपनगरीय रेल के विकास के लिए सदैव कार्यशील रहेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि आप कुर्ला वकोला उन्नत मार्ग का रिमोट कंट्रोल बटन दबाकर शिलान्यास करें। इसके पश्चात मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से फिर एक बार विनती करूंगा कि आप कलानगर जंक्शन उन्नत मार्ग का रिमोट कंट्रोल बटन दबाकर शिलान्यास कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब अपना स्थान ग्रहण करेंगे और इसके पश्चात मैं आदरणीय महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री जी से विनती करता हूं कि आप महाराष्ट्र में जो रेलवे प्रकल्प जो होने वाले हैं उसके बारे में MOU एक्सचेंज करें। 2 MOUs होंगे जिसके एक्सचेंज किया जाएगा। रेल मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस।
थैंक यू। दूसरा भी है एमओयू। धन्यवाद सर। भाइयों बहनों, काल चक्र का महिमा देखिए। भारत माता के एक सुपुत्र भारत देश में सर्वोच्च पद पर विराजमान होकर भ्रष्टाचार का कड़वा विरोध और सुशासन का ध्यास और भारत को सारे दुनिया का भाग्य विधाता बनाने की आस मोदी जी के सामने है। कालचक्र मोदी जी के सामने झुका है और सारे यूनिवर्सल फोर्सेस उनके कदमों को छू रहे हैं। मैं अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनती करता हूं कि आप इस विशाल समुदाय को, इस विशाल जन समुदाय को और सारे राज्य के लोगों को और देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को संबोधित करें। तालियों की गूंज के साथ मोदी जी का स्वागत करें। आदरणीय मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। छत्रपति शिवाजी महाराजांना मी मानाचा मुजरा करतो। मंचावर बसलेले राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव, श्रीमान देवेंद्र फडणवीस, श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, श्री वेंकैया नायडू जी, नितिन गडकरी जी, सुरेश प्रभु जी, पीयूष गोयल जी, सांसद छत्रपति संभाजी राजे जी, सांसद छत्रपति उदयन राजे जी, श्रीमान रामदास आठवले जी, श्री सुभाष भामरे जी, चंद्रकांत पाटिल जी, सुभाष देसाई जी, विनोद तावड़े जी, एकनाथ शिंदे जी, प्रकाश मेहता जी, श्रीमान प्रवीण पोटे पाटिल जी, श्रीमान मदन येरावर जी, डॉक्टर रंजीत पाटिल जी, श्रीमान विनायक मेटे जी, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्रीमान राव साहब दानवे जी, श्रीमती स्नेहल अंबेकर जी, संजय मोरे जी, श्रीमान ए.के. मित्तल जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं कि आज मैं कितना आनंदमय अनुभूति कर रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के लिए मुझे जिम्मेवारी दी, तो मैं पहले रायगढ़ के किले पर आया। छत्रपति जी की समाधि, उसके सामने बैठ करके ये वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन
हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा था और अपने योग्यता और क्षमता के आधार पर किया था और संकटों के बीच किया था, संघर्षमय जीवन के रहते हुए किया था। शायद इतिहास में, विश्व के इतिहास में ऐसा व्यक्तित्व असंभव है कि जिसने लगातार संघर्ष के बीच में सुशासन की उत्तम परंपरा को मजबूत बनाया हो, आगे बढ़ाया हो। इतिहासकारों की नजरों से, रंगकर्मियों की नजरों से जब भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते हैं तो घोड़ा हो, घोड़े पर शिवाजी महाराज हो, हाथ में तलवार हो, और उसके कारण हमारे मन में भी एक ही छवि बनी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुआयामी था। अगर हम भगवान रामचंद्र जी का मूल्यांकन सिर्फ रावण वध से करें, अगर हम श्री कृष्ण का मूल्यांकन सिर्फ कंस को पराजित किया उस प्रकार से करें, अगर महात्मा गांधी का मूल्यांकन सिर्फ अंग्रेजों को निकाला यहां तक करें, तो शायद हम इन महापुरुषों का पूर्ण रूप देखने में असफल हुए, ये हमें स्वीकार करना होगा। प्रभु रामचंद्र जी, रावण का वध उनके जीवन के अनेक पहलुओं में एक पहलू था, लेकिन बाकी इतने पहलू थे जो आज भी भारतीय जीवन को प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में भी सिर्फ कंस ही एक घटना नहीं थी। युद्ध के मैदान में गीता का संदेश, कोई कल्पना कर सकता है कि यह देश कैसी मिट्टी है कि जिस मिट्टी में ऐसे लोग जन्म लेते हैं कि जो युद्ध के मैदान में भी हजारों साल प्रेरणा देने वाले चिंतन की धारा को गीता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। महात्मा गांधी आजादी के लिए लड़ते रहे, अंग्रेजों को निकालने के लिए जूझते रहे, लेकिन साथ साथ महात्मा गांधी ने समाज में बुराइयों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, हर व्यक्ति के अंदर चेतना भरने का प्रयास किया, आत्मसम्मान जगाने का प्रयास किया, हम उसे कभी भी कम नहीं आंक सकते। उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज यानी घोड़ा, तलवार, युद्ध, लड़ाई, विजय यहां तक सीमित नहीं है। वे पराक्रमी थे, वीर थे, पुरुषार्थी थे, हम सबकी प्रेरणा है। लेकिन साथ साथ आप कल्पना तो कीजिए, जैसे राम जी ने छोटे छोटे लोगों की सेना बनाई, वानर सेना बनाई और बड़ा ही लड़ाई जीत ली। कितना बड़ा संगठन का कौशल्य था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी छोटे छोटे किसान, मावड़े, उनको साथ लिया, उनको प्रशिक्षित किया और युद्ध के लिए तैयार किया। कितने बड़े संगठन शास्त्र का कौशल्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रस्तुत किया। आज भी हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए अगर वाटर मैनेजमेंट क्या होती है, वाटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है,
पानी के बिना तरसते हुए इलाकों को पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, अगर उसका उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त करना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की थी वो आज भी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। मुद्रा नीति, छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने प्रस्ताव था कि मुद्रा का निर्माण, सिक्के बनाने का काम विदेशी लोग करने को तैयार थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की दीर्घदृष्टि थी। उन्होंने कहा अगर मुद्रा पर किसी का अधिकार हो गया तो उस शासन को पराजित होने में देर नहीं लगती है। और उन्होंने खुद ने सिक्के बनाने के लिए व्यवस्था खड़ी की, लेकिन कभी विदेशियों की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। आज पूरे विश्व में सामुद्रिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। सारी दुनिया सामुद्रिक सुरक्षा को लेकर के सजग हो गई है। हर किसी को अपने अधिकारों की रक्षा और अपने व्यापारिक संबंधों को विश्व भर में सुरक्षा मिले उसकी चिंता रहती है। लेकिन इतने सालों पहले इसी धरती में एक वीर पुरुष पैदा हुए थे जिन्होंने नेवी की स्थापना की थी और सामुद्रिक सामर्थ्य को जिन्होंने पहचाना था। और हम सिंधु दुर्ग समेत जितने भी किले देखते हैं उसमें उस नेवी के लिए आवश्यकताओं को बल दिया गया है। ये बात सही है। दुनिया में जहां पर पुरातन जीवन व्यवस्थाएं हैं उन देशों में टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए आइकॉनिक चीजें एक बहुत बड़ा आकर्षण का कारण बनती है। आज भी दुनिया हिंदुस्तान में टूरिज्म की चर्चा आती है तो ताजमहल का नाम सुनते ही उसको लगता है कि मुझे जाना चाहिए। हर युग में इस प्रकार के आइकॉनिक सिंबॉलिक चीजों का जो निर्माण हुआ है सदियों तक उस देश की वो पहचान बना हुआ है। दुनिया के कई देश हैं जहां सिर्फ फॉर टूरिज्म किलों का प्रवासन, इसके लिए अलग से व्यवस्थाएं हैं। भारत के पास भी हमारे राजा महाराजाओं के जमाने में ऐसे पूरे देश के हर कोने में अनेक किले बने हुए हैं। इसकी अपनी एक रचना है, सुरक्षा का विज्ञान है, आर्किटेक्चर है। उस समय किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग होता था उसकी भली भांति विशेषताएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम ताजमहल के बाहर निकल ही नहीं पाए। इस देश के हर कोने में विश्व को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रवासन धाम है। अगर भारत का सही रूप में विश्व के सामने प्रस्तुतिकरण हो तो विश्व को भारत में टूरिज्म के लिए आकर्षित करने की पूरी ताकत है। आज दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला कोई क्षेत्र है तो टूरिज्म है। ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर का व्यापार टूरिज्म में है। भारत दुनिया की पुरातन परंपराओं से जीने वाला देश विश्व को आकर्षित कर सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए, अगर हम सही रखरखाव करें, विश्व के सामने उसकी पहचान कराएं, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज को भी कहें कि आइए आपको एडवेंचर टूरिज्म करना है तो इन किलों की जरा चढ़ाई करके दिखाइए। घोड़े पर जाना है, किले पर जाइए, घोड़े पर हम लेने की व्यवस्था करते हैं।
और मैं भारत सरकार के एएसआई डिपार्टमेंट को कहूंगा कि क्यों न हम छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों से शुरुआत करें और देश भर में एक किलों के टूरिज्म का एक माहौल बनाए, उसका रखरखाव जन सामान्य को आकर्षित करे, ऐसा बनाए। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए अत्यंत आनंद का पल इसलिए है और मैं महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूं कि मुझे आज जो शिव स्मारक बनने वाला है उसमें जल पूजन का, भूमि पूजन का सौभाग्य मिला है। ऐसा अवसर जीवन में धन्यता की अनुभूति कराता है और मुझे विश्वास है कि जो संकल्पना महाराष्ट्र ने की है, फडणवीस सरकार ने की है, ये संकल्पना परिपूर्ण होकर रहेगी और पूरा देश जब निर्माण कार्य पूरा होगा तब गर्व की अनुभूति करेगा और विश्व में सीना तान के खड़ा होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा आइकॉनिक बिल्डिंग हमारे पास है और उस महापुरुष का है जिसने जन सामान्य के सुख के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया था। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज को आज नमन करने का मुझे अवसर मिला है। भाइयों बहनों, हमारे देश में भांति भांति की राजनीति हुई है। विविधताओं से भरे हुए अनेक प्रकार के रास्ते अपनाए गए हैं, लेकिन अब 70 साल के अनुभव के बाद हमें इस बात को स्वीकार करना होगा, अच्छा होता देश आजाद होने के बाद हमने एकमात्र विकास का मार्ग अपनाया होता तो आज भारत में जो समस्याएं जड़ें जमा चुकी हैं, ऐसी समस्याएं कभी जड़ें जमा नहीं सकती थी। विकास यही एकमात्र समस्याओं का समाधान है। देश के नौजवानों को रोजगार देने की संभावना विकास में है। देश के गरीबों को हक दिलाने की ताकत विकास में है। मध्यम वर्गीय लोगों को अपने अरमान पूरे करने के लिए, ऊंची दौड़ के लिए आगे बढ़ना है तो विकास ही उनको अवसर दे सकता है। सम्मान से जीने के लिए विकास ही एक मार्ग होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब से आपने हमें दायित्व दिया है, हमने विकास को ही केंद्र बिंदु में रखा है। और जब हम विकास को केंद्र बिंदु में रखा है, तब हमारे मन में साफ है कि विकास वो हो जो सस्टेनेबल हो, विकास वो हो जो गरीबों को अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का मौका देता हो, अपने आशा अरमान पूरा करने का बल देता हो, ताकत देता हो, एम्पावरमेंट देता हो। और इसलिए हमारी सारी योजनाओं के केंद्र बिंदु में गरीब का कल्याण है। जब हमारी सरकार बनी तो हमारे सामने एक रिपोर्ट आया। छोटे छोटे कारखानों में से जो लोग निवृत्त हुए थे, जो सरकारी कामों से जिनको पेंशन मिलता था, मैं हैरान हो गया। कुछ लोगों को 7 रुपया पेंशन मिलता था, कुछ लोगों को 51 रुपये पेंशन मिलता था,
कुछ लोगों को 80 रुपया पेंशन मिलता था। 100-150 के आसपास से ऊपर कोई नहीं था। अब पेंशन लेने वाला भी 7 रुपया लेने के लिए ऑटो रिक्शा कर करके 80 साल का व्यक्ति पोस्ट ऑफिस क्यों जाएगा? हमने आते ही निर्णय किया कि जो निवृत्तमान लोग हैं, जिनको इतना कम पेंशन मिलता है, सरकारी खजाने पर बोझ तो लगेगा, लेकिन उनको कम से कम 1000 रुपया मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और भाइयों बहनों, 35 लाख से ज्यादा लोग, ये छोटा आंक नहीं है, सैकड़ों करोड़ों का बोझ सरकार के खजाने पर लगा, और उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने इन बुजुर्गों को अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक अहम कदम उठाया। दवाइयां महंगी हो रही हैं, हमने अधिकृत रूप से जेनरिक मेडिसिन पर बल दिया। जन औषधालय खोलने का पूरे देश के अंदर एक बीड़ा उठाया है, ताकि गरीब को सस्ते में दवाई मिले, और सही मिले, अच्छी मिले, समय पर मिले, ताकि गरीब का दवाई के नाम पर कोई शोषण न करे। गरीब मां लकड़ी के चूल्हे में चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। उस गरीब मां के शरीर में एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं जाता था। वो गरीब मां बीमार नहीं होगी तो क्या होगा? उस गरीब मां का बच्चा बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? सरकार ने निर्णय किया कि गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाले इन गरीब परिवारों को ये लकड़ी के चूल्हे के धुएं से मुक्त कराना है। और हमने बीड़ा उठाया, करोड़ों करोड़ों गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर का कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया है। करोड़ों की तादाद में लोगों को मिल चुका है, और आने वाले 3 साल में गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले 5 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का काम हमने उठाया है। इस देश में आजादी के 70 साल हो गए। 18,000 गांव ऐसे थे जो 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर थे। बिजली का खंभा तक नहीं लगा था, न तार पहुंचा था, न बिजली देखी थी। क्या इतिहास इन 70 साल जिन्होंने बर्बाद किए उनको माफ करेगा क्या? कि उन्होंने आजाद हिंदुस्तान में 70 साल तक इन गांव वालों को 18 शताब्दी में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने उजाला नहीं देखा था, अंधेरी जिंदगी में गुजारा करते थे। हमने 1000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। आधे से अधिक गांवों को पूरा कर दिया है, और गांवों का काम तेजी से चल रहा है, और 1000 दिन में इस काम को परिपूर्ण करके रहना है। भाइयों बहनों, कौन कहता है देश बदल नहीं सकता है? मैं विश्वास से कहता हूं, 125 करोड़ देशवासियों की ताकत के भरोसे कहता हूं, देश बदल सकता है दोस्तों। और लिख के रखिए, देश बदलेगा भी, देश बढ़ेगा भी, देश दुनिया के सामने सर ऊपर करके खड़ा हो जाएगा। ये मैं 3 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं, आज इसी मंच पर जिन प्रकल्पों को लेकर के शुभारंभ हुआ है, उन प्रकल्पों का अगर रुपये पैसों में जोड़े तो कितना बड़ा हो रहा है?
इसी एक मंच पर से ये जितने जितने बटन मुझसे दबा रहे थे ना, 1,06,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट हैं। 1,06,000 करोड़ अकेले मुंबई में एक ही कार्यक्रम में 1,06,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा विकास के कामों का शुभारंभ होता हो। ये शायद मुंबई के इतिहास की बहुत बड़ी घटना होगी और ये हम करके दिखाते हैं। भाइयों बहनों, आप लोग, मैं जब आज मुंबई की धरती पर आया हूं तो मैं पूरे महाराष्ट्र की जनता का सर झुका करके अभिनंदन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। हमारे देश में अच्छा कहो या बुरा कहो, लेकिन एक आदत सी बन गई है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसका सबूत क्या? अगर चुनाव जीतते हैं तो सबूत है कि आप अच्छा कर रहे हैं। अगर आप हार गए तो माना जाता है कि ये निर्णय आपका गलत था। जब हमने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जिस दिन से सरकार बनी है लड़ाई शुरू की है, एक के बाद एक कदम उठाए, लेकिन 8 नवंबर को रात को 8 बजे हमने एक बहुत बड़ा हमला बोल दिया। जाली नोट, काला धन, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई का बिगुल बजा दिया। और भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासियों ने इतने कष्ट झेले, इतनी तकलीफ झेली, लेकिन एक पल के लिए मेरा साथ नहीं छोड़ा। उनको भ्रमित करने के प्रयास हुए, उनको डराने के प्रयास हुए, अफवाहों का बाजार गर्म किया गया, लेकिन जिसको अनपढ़ कहते हैं, अशिक्षित कहते हैं, उसकी कॉमन सेंस ने इस बातों में बहकावे में आया बिना देश की भलाई के निर्णय का साथ दिया। और जब पिछले यहां चुनावों में महाराष्ट्र के लोगों ने इस निर्णय पर मोहर लगा ली तो पूरे हिंदुस्तान में मैसेज चला गया कि सत्य किसके साथ है और देश किस दिशा में जाना चाहता है। भाइयों बहनों, मैंने गोवा में कहा था, ये लड़ाई सामान्य नहीं है। 70 साल तक जिन्होंने मलाई खाई है, ऐसे तगड़े तगड़े लोग इसको सफल न हो इसके लिए सब कुछ करेंगे, हर तरकीब अपनाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे और किसी ने भी ताकत लगाने में कसर नहीं छोड़ी है।
जिससे जो हुआ वो सब करने की कोशिश की है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प के सामने ये 70 साल से मलाई खाने वाले लोग कभी टिक नहीं सकते, जीत नहीं सकते दोस्तों। और देश कभी हार नहीं सकता है दोस्तों। 125 करोड़ का देश कभी पराजित नहीं हो सकता है। ऐसे मुट्ठी भर लोगों से देश कभी झुक नहीं सकता है। कुछ लोगों को लगता था कि बैंक वालों को पटा लो, सब काला सफेद हो जाएगा। अरे काले गोरे के खेल वाले, आप तो मरे, वो बैंक वालों को भी मरवा दिया। कैसे कैसे लोग जाल में फंस रहे हैं। एक के बाद एक परत खुलती चली जा रही है। उनको लगता था बैंक में चले गए तो हो गया काम। अरे बैंक में आने के बाद ही तो काम शुरू हुआ है। मेरे देशवासियों, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैंने कहा था 50 दिन तक तकलीफ होती रहेगी, और देशवासियों ने देश के भविष्य के लिए इन तकलीफों को झेला है। आगे भी जितने दिन बाकी हैं, जो भी तकलीफ आएगी, देश झेलने के लिए तैयार है, ये मेरा पूरा विश्वास है। और भाइयों बहनों, 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा और बेईमानों की तकलीफ बढ़ना शुरू होगा। अभी भी मैं बेईमानी करने वालों को कहना चाहता हूं, समझ जाइए, लौट आइए, देश के कानून को स्वीकार कीजिए, नियमों को मानिए, और हर नागरिक की तरह आप भी सुख चैन की जिंदगी जीने के लिए आइए। मैं आपको निमंत्रण देता हूं। ये सरकार आपको तबाह करने पर तुली नहीं है, ये सरकार आपको फांसी पर लटकाने के लिए तुली नहीं है, लेकिन गरीबों के जो हक का है वो तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा। और कोई मानता है कि पहले की तरह कोई रास्ता खोज करके निकल जाएगा, तो आपने गलत सोचा है। आपको पता होना चाहिए सरकार बदल चुकी है। आपको पता होना चाहिए 30 साल के बाद हिंदुस्तान की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान की जनता ने भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए सरकार बनाई है, और वो काम ये सरकार करके रहेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, अब जो समय आ रहा है वो बेईमानों की बर्बादी का वक्त प्रारंभ हो रहा है। देश की भलाई के लिए ये स्वच्छता का अभियान है। देश की भलाई के लिए साफ सुथरा सार्वजनिक जीवन हो, साफ सुथरा प्रशासन हो, विश्वास का वातावरण हो, देश के हर निर्णय की नियमों की कीमत होनी चाहिए।
उसका सम्मान होना चाहिए। भाइयों बहनों, इस प्रकार का पाप करने की आदत मुट्ठी भर लोगों को है, लेकिन उसके कारण देश के कोटि कोटि लोगों को सहन करना पड़ता है। भाइयों बहनों, अगर उनको मोदी का डर न लगता हो, बेईमानों को, तो न लगे। सरकार का डर नहीं लगता है, न लगे। लेकिन बेईमान लोगों, इन 125 करोड़ देशवासियों के मिजाज को कभी कम मत किए, उससे तो आपको डरना ही पड़ेगा। 125 करोड़ देशवासियों का मिजाज बदला है। वे अन्याय सहने को तैयार नहीं है, बेईमानी सहने को तैयार नहीं है, भ्रष्टाचार स्वीकारने को तैयार नहीं है। काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो सेनापति बनकर के निकले हुए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, लड़ाई जीतने के लिए आप लोगों ने मुझे जो साथ और सहयोग दिया है, मैं आज इस मुंबई की धरती से, महाराष्ट्र की धरती से, छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव स्मारक के निर्माण के अवसर पर, उसका शुभारंभ हो रहा है, उस पल पर देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हम लड़ाई जीतेंगे नहीं। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार का इस विकास के कामों में सहभागिता के लिए फडणवीस जी के नेतृत्व में एक दीर्घदृष्टा महाराष्ट्र को सरकार मिली है, विकास को समर्पित सरकार मिली है। चाहे किसानों के लिए पानी के प्रबंध की चर्चा हो, चाहे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर प्रकार से महाराष्ट्र नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं फडणवीस जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठे रहिए। एक 5 या 10 मिनट के लिए यहां के वीआईपी यहां से निकलेंगे और एक 5 या 10 मिनट में आप फिर वहां से निकल सकते हैं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है और आप सभी को धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, सारे केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, आमदार, खासदार, महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव, स्नेहल अंबेकर जी मुंबई की महापौर और कई जनमान्य व्यक्ति यहां पर उपस्थित रहे। एमएमआरडीए की तरफ से हम तहे दिल से उनका आभार मानते हैं और आप सभी लोगों का आभार हमें मानना चाहिए। आप इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में यहां आए और मोदी जी के भाषण का भी आनंद लिया। शाम का वक्त